अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइलर कॉशे इक्वेशन। कॉशे आइलर इक्वेशन क्या होती है? तो ये इक्वेशन हम देखते हैं। असल में ये इक्वेशन आती है जी, ये स्पेशल फॉर्म है। ये स्पेशल फॉर्म है इक्वेशन की ना, जब वेरिएबल कोफिशिएंट्स होंगे। वेरिएबल कोफिशिएंट्स, अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पहले हमने क्या पढ़ा था और अभी हम क्या देखना चाह रहे हैं। जो हमने पहले पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, मैं भी आपको कोई एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि 2d² y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 5y इक्वल 0। 0 कर लें या e⁻x कर लें। तो अब इसमें अगर आप कोफिशिएंट्स पे गौर करें तो कोफिशिएंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। तो ये जो कोफिशिएंट्स है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। इसी तरह दूसरा केस होता है वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब वेरिएबल कोफिशिएंट्स का मतलब है कि 2 के साथ जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि देखें 2x d² y/dx² प्लस x√(dy/dx) प्लस 5x² y इक्वल e⁻⁴ अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, मैं आपको वो बता दूं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं जैसे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये किसी एक तरतीब में नहीं है। तरतीब समझ रहे हैं ना? तो तरतीब में होने का ये मतलब है कि ये अगर किसी एक खास तरतीब में आ जाएंगी तो फिर ये स्पेशल फॉर्म बन जाएगी। क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमें नहीं पता। ठीक है, शायद कोई मेथड इसका इन्वेंट हो गया हो या ना हुआ हो, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर कुछ इस तरह से हो कि जैसे देखें जो ये वाली टर्म है आपके पास, इसका ऑर्डर है सेकंड। तो सेकंड ऑर्डर टर्म के साथ जो x है, x की पावर भी 2 होनी चाहिए। मतलब कि अगर इस तरह से हो 2x² d²y/dx²। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे x की पावर जो है ना वो 1 होनी चाहिए। मतलब कि x और फिर dy/dx। और y का कोई डेरिवेटिव नहीं है तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि 5y हो जाए तो काम चल जाएगा। अब इस तरह की जो इक्वेशन है जिसमें सेकंड ऑर्डर और x की पावर भी 2, फर्स्ट ऑर्डर x की पावर 1, कोई डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे कोई x नहीं होगा अवेलेबल। ठीक है, और राइट हैंड साइड तो आपको पता ही है कुछ भी हो सकता है, जो हमने केसेस लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं जिसमें ऑर्डर और x की पावर, जो x की डिग्री होती है, सेम हो, उस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं जी कॉशी आइलर इक्वेशन। अभी इसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं। देखें वेरिएबल कोएफिशिएंट तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वेरिएबल कोएफिशिएंट तो होगा, लेकिन वेरिएबल कोएफिशिएंट वेरिएबल आना जरूरी नहीं है। वेरिएबल किसी खास तरतीब से है वो जरूरी है। तो जैसे ये देखें, ये कोई ना कोई कांस्टेंट है,
ये nth ऑर्डर और यहाँ पे पावर n, ठीक है। ये कोई और कांस्टेंट आ गया, ये n-1 ऑर्डर और पावर भी x की क्या आ गई, n-1, ठीक है। इस तरह ये चलता जा रहा है। फर्स्ट, इसका ऑर्डर कितना आ गया, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पे x की पावर भी 1, और यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो यहाँ पे x भी अवेलेबल नहीं होगा। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं काशी-आइलर इक्वेशन, या फिर इसको हम इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है, हम मैं आपको बता देता हूँ हम क्या लेट करते हैं। हम क्या लेट करते हैं जी, सबसे पहले आपने लेट कर लेना है जी, x को लेट कर लेना है e रेज़ टू पावर t, ठीक है। और देखें d मैंने आपको पहले भी बताया था, d का मतलब होता है d बाई डी एक्स। तो डेल्टा जो होगा ना वो होगा d बाई डी टी। असल में हम वेरिएबल x से वेरिएबल t में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? एजुकेटर की जॉब की तैयारी वो हम बाद में देखेंगे ना, अभी फिलहाल लेक्चर कंप्लीट करके तो लास्ट पे ये बात करते हैं, ठीक है। लेक्चर के एंड पे ये सारी बातें कर लेंगे ना एजुकेटर वगैरह के बारे में। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि x x जो है वो ओल्ड वेरिएबल है ना, ओल्ड वेरिएबल। t जो है ये न्यू वेरिएबल है, तो हम सारा क्वेश्चन न्यू वेरिएबल में ले जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, एक्स डी को हम लेट करेंगे जी डेल्टा, एक्स के डी स्केयर को हम लेट करेंगे डेल्टा इंटू डेल्टा -1, एक्स क्यूब डी क्यूब को हम लेट करेंगे जी डेल्टा इंटू डेल्टा -1 एंड डेल्टा -2। अब ये इसके इक्वल कैसे आया, ये इसके इक्वल कैसे आया, ये इसके इक्वल कैसे आया, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ये इसने यहाँ पे प्रूव किया होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसी ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके, जैसे ये देखें, ये फार्मूला बन गया है, ये फार्मूला बन गया है एक्स के डी स्केयर का, एक्स क्यूब डी क्यूब का। तो ये इसने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसको इस्तेमाल करके आप आइलर कॉशी इक्वेशन, अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जी ये इक्वेशन कौन सी है। आपने देखना है कि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है और x की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है x की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे कोई x अवेलेबल नहीं, और राइट हैंड साइड पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, या यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये जो मैंने एरो लगाया ना, यहाँ पे इस जगह पे जीरो भी हो सकता है, कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बात आपने याद रखनी है। जरूरी नहीं कि x इंडिपेंडेंट हो, t भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, सही है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो इसको हम आइलर कॉशी इक्वेशन कहेंगे। या आपसे वो पेपर में पूछ सकता है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी ये होगी x को लेट करेंगे e रेज़ टू पावर t, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये बाकी ये क्वेश्चन उसने किए हुए हैं, करने की जरूरत नहीं है। बस इसकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ी सी बताई है वो आप याद कर लेना। दोबारा से बता देता हूँ, पहले नंबर पे आपको आनी चाहिए इक्वेशन की पहचान, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। दूसरे नंबर पे आपको आना चाहिए इसका रूल, रूल में आ जाता है जी फार्मूला। फार्मूला में वही जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने एक्स को क्या लेट करना है, और उसके बाद में ये 2-3 चीजें पूछी जाती हैं, इसके अलावा नहीं कुछ भी पूछा जाता, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के बारे में नहीं पूछा जाता, ठीक है। वैसे अगर रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के बारे में आप देखें, ये भी एक मेथड है,
मैं ये मेथड आपको करवा नहीं रहा क्योंकि इस मेथड का यूज ये इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता, अगर बने भी तो यही होगा कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर जो मेथड है ये कौन से मैथमेटिशियन ने इसको इन्वेंट किया, तो ये इसका नाम है डी लैम्बर्ट ने इस मेथड को इन्वेंट किया था। ठीक है, बस बात खत्म। इंट्रोड्यूस जो किया था ना इस मेथड को, डी लैम्बर्ट ने इस पे काम किया था, तो आप सिर्फ इसके बारे में ये याद रख लें। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ना ताकि आपको याद रहेगा। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के जरिए जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जैसे अगर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन तो जाहिर है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए दो इसके रूट्स आते हैं ना, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए रूट्स हमारे पास दो आ जाते हैं। ठीक है, तो उन दो रूट्स में से एक रूट जो है ना आपको पहले गिवन होगा, ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी गिवन होगा। तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में एक सॉल्यूशन पहले गिवन होगा, उस पहले गिवन सॉल्यूशन को इस्तेमाल करके आपने दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखें, सपोज इट इज नोन दैट y इज इक्वल टू y1 इज अ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन आपको पहले गिवन है, उसको इस्तेमाल करके आपने दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, ज्यादातर ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस पे अप्लाई किया जाता है क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत लेंथी होता है। अगर थर्ड ऑर्डर पे इसको अप्लाई करेंगे तो जाहिर है कि थर्ड ऑर्डर के लिए आपको दो सॉल्यूशंस पहले गिवन होने चाहिए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अब आगे। मोस्टली सेकंड ऑर्डर के लिए ये इसको देखा जाता है। आगे आ गया जी रॉन्सकिन, इसके बारे में लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लेक्चरर मैथ का पेपर है उसमें इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है मल्टीपल चॉइस। तो कोई से दो फंक्शंस होंगे, उनका रॉन्सकिन फाइंड करने के लिए पहले आपने दोनों फंक्शंस को ऐसे लिख देना है और दूसरी रो में दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव आपने ले, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। अगर तीन फंक्शंस होंगे तो 3/3 यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो फर्स्ट रो में आपने तीनों फंक्शंस को ऐसे लिख लेना है, सेकंड रो में फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड रो में सेकंड डेरिवेटिव। अगर चार फंक्शंस होंगे तो चार रोज बन जाएंगी। ठीक है, पांच फंक्शंस होंगे तो 5 रोज बन जाएंगी। यहाँ पे जितने फंक्शंस आपके पास गिवन होंगे उतनी ही रोज आपने यहाँ पे बना लेनी है। अभी मैं आपको रॉन्सकिन फाइंड करके बता देता हूँ कहाँ पे है। जैसे ये देखें, अभी हमारे पास ये दो फंक्शन है, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अभी मैं मेथड आपको बाद में बताता हूँ, अभी ये दो फंक्शन मैं पहले आपको बता दूं कि अगर पहला फंक्शन है जी e रेज़ टू पावर x और जो फंक्शन नंबर 2 है वो आपके पास है x e रेज़ टू पावर x। क्योंकि ये दो फंक्शन है तो इसका रॉन्सकिन आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले ये ऐसे ही आ जाएंगे और दूसरी रो में आ जाएगा इनका डेरिवेटिव, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, दो तीन फंक्शन दे के आपको कह सकता है कि इसकी रॉन्सकिन बताएं, तो ये आप उधर बैठे बैठे जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले दोनों फंक्शंस को ऐसे लिख लिया, e रेज़ टू पावर x इधर आ गया और x e रेज़ टू पावर x इधर आ गया। अभी दूसरी रो में हम इनके डेरिवेटिव कैलकुलेट कर, तो y1 का इधर y1 आ जाएगा ना, तो y1 का डेरिवेटिव क्या आ गया दोबारा से e रेज़ टू पावर x, और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, x ऐसे ही आ जाएगा e रेज़ टू पावर x डेरिवेटिव प्लस e रेज़ टू पावर x ऐसे ही आ गया और x का डेरिवेटिव आ गया 1। ठीक है जी, अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर 2x और माइनस आ गया फार्मूले का। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x e रेज़ टू पावर 2x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और e रेज़ टू पावर 2x आपके पास
रॉन्स्किन का आंसर आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे आया हुआ है। तो असल में रॉन्स्किन को इस्तेमाल करके यहाँ पे ना आप 2-3 बातें कर सकते हैं। वो लीनियर अलजेब्रा में भी मैंने आपको बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। अगर रॉन्स्किन आ जाएगा नॉन जीरो तो हम कह सकते हैं इफ रॉन्स्किन इज नॉन जीरो, ठीक है, देन y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर रॉन्स्किन आ जाए जीरो देन y1 y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। देखें, पहला क्वेश्चन बन गया कि आप इन दो फंक्शंस को यूज करके रॉन्स्किन कैलकुलेट करें, तो ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन बन गया, क्या ये दोनों फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए भी आपको रॉन्स्किन कैलकुलेट करना पड़ेगा। रॉन्स्किन आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद देखें ये जो आंसर आया ये नॉन जीरो आया है, तो हम कह सकते हैं कि y1 और y2 दोनों क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये पहला जो है ना हमारे पास ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, 2-3 फंक्शंस को चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। और यही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि रॉन्स्किन का इस्तेमाल बताएं कि उसको क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर आपने यही देना है कि जब कभी भी आपको किसी डेमो में भी पूछा जा सकता है ना, तो आपने इसका आंसर ये देना है कि रॉन्स्किन इस्तेमाल करके हम फंक्शंस की डिपेंडेंस के बारे में बताते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। फिर आपसे पूछा जा सकता है जी इसकी एप्लीकेशन तो बताएं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है वो ये है कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक हमारे पास मेथड है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में रॉन्स्किन इस्तेमाल होता है, ठीक है। रॉन्स्किन का यूज है उसमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, जो कि हम अभी देखने लगे हैं, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो इसका जो प्रोसीजर है मैं आपको लिख देता हूँ। प्रोसीजर में सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, जाहिर है क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप उसका आंसर निकालेंगे। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि आपने फाइंड कर लेना है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अच्छा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि ये जो है ना इट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। जरूरी नहीं सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकती है, लेकिन हम समझने के लिए इसको सेकंड ऑर्डर कह लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया। ये कैसे कैलकुलेट करना है अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है, ठीक है। आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया, हम कह लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ना वो ये है वाई सी इक्वल C1 y1 ऑफ x प्लस C2 y2 ऑफ x। मतलब कि ये जो y1x और y2x है इस जगह पे कोई ना कोई या तो ऐसे आ सकता है ना e रेज़ टू पावर 1x या 2x, और y2x की जगह पे आ सकता है sin x cos x, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब कि ये कोई x के फंक्शंस होंगे, y1 भी और y2 भी। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3, वी सपोज yp इक्वल u1 y1 प्लस u2 y2। तो देखें, YC आपने इस्तेमाल किया YC आपने फाइंड किया डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, और YP आपने लेट कर लिया उसी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में से y1 और y2 उठा के यहाँ पे लिख दिए।
अब लास्ट पे जो मसला हमारे पास रह जाता है वो ये रह जाता है कि u1 और u2 कैसे आएंगे हमारे पास। ठीक है, यही प्रॉब्लम रह जाती है ना, क्योंकि y1 y2 तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में से आगे, u1 और u2 जो है ना, इन दोनों को हमने अब फाइंड करना है। अब ये दोनों कैसे फाइंड होंगे, इनके लिए तीसरे नंबर पे आपने, चौथे नंबर पे आपने ये करना है, नंबर 4, आपने कैलकुलेट कर लेना है रोन्सकिन। रोन्सकिन जो मैंने आपको बताया ना, आपने वो कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करना है, अगर दो फंक्शन होंगे y1 y2, तो रोन्सकिन आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डेरिवेटिव एंड y2 डेरिवेटिव। इसी तरीके से आपने रोन्सकिन कैलकुलेट कर लेना है। अभी तक हमने 4 स्टेप्स यहाँ पे कर लिए हैं। उसके बाद ये मेथड एप्लीकेबल है भी या नहीं, इसका हमें पता चलेगा अगर रोन्सकिन हमारे पास आ जाएगा नॉन जीरो। ठीक है, देन फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे फर्दर, मजीद हम आगे चलेंगे इस मेथड में। अगर रोन्सकिन आ जाए जीरो तो हम इस मेथड में आगे जा नहीं सकते, फिर हमें कोई और मेथड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 4 में हमें पता चलेगा कि क्या हम इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, एफ ऑफ डी वाई इक्वल क्यू ऑफ एक्स। जाहिर है इस तरह होगी ना। मैंने आपको कहा कि पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन होगी, तो जाहिर है कि ये डेरिवेटिव होगा वाई का सेकंड ऑर्डर, और राइट हैंड साइड पे कोई भी फंक्शन होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब इस फंक्शन का इस्तेमाल होगा और रोन्सकिन का इस्तेमाल होगा किसमें, स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 में हम कैलकुलेट करेंगे u1 और u2। तो u1 कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है, u1 जो है उसका फार्मूला है माइनस इंटीग्रल y2 मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x, मतलब y2 ये भी x का फंक्शन होगा, q भी x का फंक्शन होगा, और w भी x का फंक्शन होगा जो रोन्सकिन है। ये जो रोन्सकिन है ना, असल में ये x का फंक्शन है, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसका जो भी आंसर आएगा वो u1 की वैल्यू होगी। एंड u2 का फार्मूला है इंटीग्रल y1, ठीक है, y1 ऑफ x q ऑफ x डिवाइडेड बाय w ऑफ x और d ऑफ x। ठीक है, तो इस तरीके से हम u1 u2 कैलकुलेट करके इसकी जगह पे और इसकी जगह पे लिख के इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास yp आ जाएगा। और स्टेप नंबर 6 में आप क्या करेंगे कि जनरल सोल्यूशन लिख देंगे y ऑफ x, जो क्या आ जाएगा yc ऑफ x प्लस yp ऑफ x। जबकि yp हमने लेट किया हुआ था ये वाला स्टेप नंबर 3 में, और yc हमने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया होगा। तो ये टोटल 6 स्टेप्स हैं इसके, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैंने जो भी बताया अगर आपको समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। बस यही इसमें स्टेप्स हैं। आपसे वो ये पूछ सकता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में वाई वाई पी कैलकुलेट करने में u1 का फार्मूला क्या होगा। तो u1 का फार्मूला आपके पास ये है। ठीक है, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये मेथड इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने कहा आपको ये बता दूं। हम अब आगे चलते हैं जी। कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक हो गया। नो सर। बस ये मुझे बता दिया करे ना, कोई क्वेश्चन नहीं, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये एग्जाम्पल 19 उसने सॉल्व की हुई है इसी तरीके से। पहले उसने वाई सी कैलकुलेट किया है, फिर उसने वाई पी लेट कर लिया है। ये गौर से देखें, ये देखें ना, ये वाई पी उसने लेट कर लिया है। u1 u2 कैलकुलेट करने के लिए पहले उसने रोन्सकिन कैलकुलेट किया है, ये आ गया, और u1 का फार्मूला ये लिखा है। मैंने सिर्फ q लिखा था, यहाँ पे f लिखा होगा, सिर्फ ये फर्क है। ये कैलकुलेट हो गया।
u2 भी कैलकुलेट हो गया, u1 u2 की वैल्यू yp में पुट कर दी, ये u1 की वैल्यू आ गई इस ब्रैकेट में, ये u2 की वैल्यू आ गई, इनको पुट करके सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास yp आ गया। अब आपने yc और yp को ऐड कर देना, तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया। टेस्ट मैंने पहले भी लिए थे, असल में आपका जो पेपर था ना, वो थोड़ा आगे चला गया हुआ है ना, इसलिए फिर मैंने टेस्ट अभी नहीं थे, बाकी टेस्ट नहीं लिए। लेकिन आप लोग ये ना समझे कि मैं टेस्ट नहीं लूंगा, मैं टेस्ट लेता हूँ, मैंने पहले भी लिए हैं, तो मैं बाद में भी ले सकता हूँ टेस्ट। ठीक है। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, मुझे पता चल रहा है कि कौन कौन मेरे मतलब ग्रुप में जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर सुन के और उस पे करते हैं हार्ड वर्क, पता तो चल जाता है। सही हो गया। तो ये यहाँ तक आपने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी लप्लास ट्रांसफॉर्म। लप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये आ गया जी लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये उसने ऐसे ही पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिखा है, ये हमने रियल एनालिसिस में इसकी डेफिनेशन पढ़ ली हुई है। देखें जी, लप्लास ट्रांसफॉर्म, असल में लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या चीज है? लप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल होता है जब आप फिजिकल प्रॉब्लम्स, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ लोग रिसर्च कर रहे होंगे, उनको मेरी बात समझ आ रही होगी, जिनको नहीं समझ आ रही वो इस चीज पे गौर करें कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम इंजीनियरिंग मॉडल्स को सॉल्व करते हैं, जैसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, वहां पे जब हम सॉल्व करते हैं, ये जो सिमुलेशन सिमुलेशन होती है, और जो रिसर्च रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसमें कई बार ऐसे इंटीग्रल्स अपीयर हो जाते हैं ना, इस तरह के, कि 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट हो रहा है, साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, साथ कोई और फंक्शन होता है। तो असल में लप्लास ट्रांसफॉर्म की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि e raised to power minus st f of t dt। और ये असल में आ गया जी लप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन f of t पे। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, जिसकी डोमेन 0 से इन्फिनिटी तक है, मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो इस तरह के इंटीग्रल अक्सर अपीयर हो जाते हैं ना, तो उन इंटीग्रल्स को हम लप्लास ट्रांसफॉर्म के जरिए सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पेपर में एक तो ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है मल्टीपल चॉइसेस में कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। उसके बाद आपसे वो ये पूछ सकता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंट की जो पावर है वो एस टी है या माइनस एस टी है। तो जाहिर है कि डेफिनेशन में माइनस एस टी है, तो ये माइनस एस टी होगा। ठीक है। उसके बाद आपको वो कुछ मशहूर फंक्शंस हैं, उनकी लप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ सकता है। जैसे मैं अभी आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ, मिसाल के तौर पे आप लप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें किसी कांस्टेंट की, मतलब कि जब हमारे पास एफ ऑफ टी कोई कांस्टेंट नंबर हो, तब लप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर क्या होगा? तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाय सी और डी टी। और सी आ जाएगा इंटीग्रल से बाहर 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे सी मल्टीप्लाई बाय e रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और विद रिस्पेक्ट टू टी इसका जो डेरिवेटिव होगा होगा माइनस एस।
और लिमिट अप्लाई हो जाएगी टी फ्रॉम 0 टू टी इक्वल इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब आप इन्फिनिटी इस पे अप्लाई करेंगे माइनस सी ओवर एस बाहर आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू पावर 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस सी ओवर एस 0 माइनस 1 एंड माइनस माइनस इज प्लस 1, सी ओवर एस आ गया। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर एस। अब पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 क्या होगा, तो जस्ट आपने यहाँ पे 3 या तो यहाँ पे भी 3 होगा, 3 ओवर एस, ठीक है। 4 का क्या होगा 4 ओवर एस, 1 का क्या होगा 1 ओवर एस, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ खास फंक्शंस है, ठीक है। उन खास फंक्शंस की आपने लप्लास ट्रांसफॉर्म याद कर लेनी है। जैसे ये 1 का देखें 1 ओवर एस है, अभी मैंने आपको सी का कैलकुलेट करके दिया है। इसी तरह टी की पावर एन है, तो इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस 1, मतलब के लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर एन। तो टी रेज टू पावर एन का मतलब है 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू पावर एन एंड डी टी। तो जब आप इसको सॉल्व करते कुछ स्टेप्स लगा के जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस 1, ठीक है। तो ये इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब यहाँ पे टी अगर ऐसे आ जाए लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का मतलब है जैसे टी की पावर एन थी तो एन फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू पावर 2 प्लस 1, और ये बाद में हो जाएगा 2 ओवर एस क्यूब, ठीक है। तो ये इसका यूज मैंने आपको बताया है कि टी की पावर 1, टी की पावर 2, टी क्यूब, टी की पावर 4, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का भी लप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पेपर में ये तो आना नहीं कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, पेपर में यही आएगा कि इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगी। तो आप याद कर लें, इसका कोई टेबल अगर यहाँ पे बना हो तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। टेबल टेबल टेबल, इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं कि ये लीनियर है, मतलब दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे तो लप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ना उनका अलग-अलग से कैलकुलेट हो सकता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई टेबल, अगर यहाँ से इस बुक में आपको ना भी मिले तो आप ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये मिल गया टेबल, तो ये देखें जी, ये टी की पावर एन का ये आ गया, और ये मुख्तलिफ वैल्यूज का आ रहा है ना। काज का क्या होता है साइन, काज हाइपरबोला का क्या होता है साइन हाइपरबोला का। तो ये कुछ लिखे हुए हैं इसमें, जरूरी आप